Good morning, friends. Today it will be discussed about to the poliomyelitis. Poliomyelitis क्या होता है, क्या इसके कॉज हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, एंड देन इट विल बी डिस्कस अबाउट टू द मैनेजमेंट ऑफ द poliomyelitis. The polio या poliomyelitis is also known as the poliomyelitis. Poliomyelitis is a highly contagious disease होती है and caused by the RNA antiretrovirus that attack in the nervous system and especially spreading for the children as well as the old age are also affected and more likely to get the contact of virus than in any other group. That means पोलियोमाइलाइटिस की जो कंडीशन है या पोलियो की जो बीमारी है वो एक आरएनए वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है और मोस्टली इफेक्ट करती है आपके नर्वस सिस्टम पे एज वेल द एज ग्रुप स्प्रेडिंग फॉर द मोस्टली चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है एज वेल एज द एडल्ट्स को भी इफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि स्पेशली चिल्ड्रंस में ही हो रही है, वो एडल्ट को भी अफेक्ट करती है, बट मोस्ट कॉमन जो अफेक्ट करती है वो चिल्ड्रंस को करती है। नाउ डेट का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या कॉज कौन कौन से हैं पोलियोमाइलाइटिस के, तो जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है मोस्टली हमारा हमको पता है कि आरएनए वायरस इसको अफेक्ट करता है। तो किस तरीके से कॉज करता है, नंबर एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अगर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये मोस्टली अफेक्ट कर सकता है, या फिर फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट डेट मीन्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन कर रहे हैं, that means is also affected and infants और elderly को कर सकता है। if you did to living the infected person, अगर आप जो पर्सन पोलियो से ऑलरेडी पहले से ही अफेक्टेड, अगर आप उस पर्सन के साथ लिविंग करते हैं तो आपको पोलियो स्प्रेड होने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। दूसरा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। डेट्स नाउ के अगर मोस्टली क्या होता है, जब कोई भी पोलियो का पेशेंट होता है, पोलियोमाइलाइटिस का पेशेंट होता है, तो वो पहली बात तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होता है, उसका जो कम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, तो लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन हो जाता है अगेंस्ट द पोलियो। एक्सट्रीम उसको स्ट्रेस रहेगी और स्ट्रेनियस एक्टिविटीज रहती हैं, स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी रहेगा, चिड़चिड़ापन सा रहेगा। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं, अगर मोस्टली अगर अफेक्ट करता है तो ये जो पोलियो का वायरस है वो डिस्ट्रॉय कर देता है नर्व सेल्स के लिए इन द स्पाइनल कॉर्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड की मसल्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व सेल्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें ये बेस्टिंग कर देता है, पैरालिसिस कॉज कर देता है। जब स्पाइनल मसल्स में पैरालिसिस कॉज हो जाएगा तो मोस्टली अफेक्ट करता है ये आपके लेग्स पे एज वेल एज द हैंड्स एंड नेक पे। ओके, हाउ द पोलियो इज रिप्रेजेंट, अगर इनिशियल स्टेज में किसी को पोलियो है, इनिशियल स्टेज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो अगर मोस्टली अगर चिल्ड्रंस में है तो चिल्ड्रंस में क्या क्या ये सिम्टम्स दिखाएगा, तो पहली बार चिल्ड्रन को पहले फीवर आएगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग, स्टिफनेस इन नेक, पेन होगा इन द लिम्स में, एंड स्मॉल proportion of cases in disease causes the paralysis, which is often a permanent. Polio can only be prevented by immunization. मोस्टली इनिशियल सिम्टम्स जो होंगे वो दिखाई देंगे और स्टिफनेस, पेन होगा लेग्स वगैरह में, मोस्टली सिम्टम्स इसके लेग्स में दिखाई देते हैं क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड की मसल्स होती हैं उनको अफेक्ट करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की मसल्स को अगर सर्वाइकल रीजन पे करेगा तो हैंड्स और लेग्स दोनों में जाएंगे, अगर थोरेसिक और लंबर पे अगर इफेक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड की मसल्स के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व सेल्स के लिए, नॉट फॉर द अफेक्ट ऑफ द मसल्स, इट इज विल बी अफेक्टेड ऑन द नर्व सेल्स पे। तो जो सिम्टम्स होंगे वो लोअर लेग्स में आपको दिखाई देंगे। दूसरा है कि डायग्नोस्टिक स्टडीज क्या रहती है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वायरस का कल्चर लगाएंगे आप। लेबोरेटरी डायग्नोसिस टेक होता है जिसमें वायरस को आइसोलेशन कल्चर पर लगाते हैं। अब इसमें वायरस का जब कल्चर लगाएंगे तो क्या क्या सैंपल लेंगे, या स्टूल ले सकते हैं, या थ्रोट स्वैब ले सकते हैं, सर्वाइको स्पाइनल फ्लूइड का सैंपल ले सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों से वायरस का कल्चर लगाएंगे, तो वायरस में उसमें डायग्नोस्टिक करेंगे कि पेशेंट को जो है पोलियो है या नहीं है। सीरोलॉजिकल टेस्ट लगाएंगे
दूसरा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF का टेस्ट लगाएंगे। ये जो भी हैं सारे वायरस के कल्चर सैंपल लेके इनसे लगाए जा सकते हैं। नाउ इट विल बी डिस्कस अबाउट टू द मैनेजमेंट ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस का मोस्टली मैनेजमेंट क्या है कि पेशेंट को नर्व सेल्स को अफेक्ट करेगा तो लिम्स वगैरह में पेन रहेगा। तो ट्रीटमेंट में पेन जब होगा पेशेंट को तो एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक में लाइक एसिटामिनोफेन हो गया। और बिकॉज हम जानते हैं कि एक पोलियो जो है वायरस है तो एंटीबायोटिक देंगे। एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है और पोलियो के अगर किसी को पोलियोमाइलाइटिस है, पोलियोमाइलाइटिस के साथ साथ पोलियोमाइलाइटिस एक सीवियर डिजीज कंडीशन होती है जो RNA एंटायरोवायरस से स्प्रेड होती है। अब उसके साथ साथ क्या है, जब पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है तो अदरवाइज इन्फेक्शन भी उसमें कॉज हो सकते हैं जो वायरस कॉज कर देते हैं। तो एक तो सेकेंडरी इन्फेक्शन उसको वायरस की भी एंटीबायोटिक भी देंगे और एंटीवायरल भी देंगे। तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस के लिए उसको एंटीबायोटिक देंगे, फ्लूइड थेरेपी देंगे, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट तरीके से देंगे, एडुकेट डाइट है एंड मिनिमल एक्सटेंशन एंड एक्सरसाइज। हॉट पैक देंगे, हीटिंग फॉर फैट, जिससे कि मसल्स में जहाँ पेन हो रहा है, जिस एरिया में पेनिट्रेशन हो रहा है, हॉट पैक देके हीटिंग पैड देके वहाँ उसको रिलीफ मिलेगा। दूसरा, प्रोलॉन्ग रिहेबिलिटेशन में बी नेसेसरी इंक्लूडिंग फॉर द ब्रेसिस, स्प्लिंट और सर्जरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर पैरालिसिस होता है किसी को, अगर इनिशियल स्टेज है तो वहाँ पे आप ब्रेसेस लगाओगे, स्प्लिंट दोगे और सर्जरी का भी होगा। दूसरा, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर पेशेंट को पैरालिटिक की कंडीशन आती है। अगर इनिशियल सिम्टम्स इट विल बी अर्ली डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट कर देते हैं तो पैरालिसिस के केस नहीं हो पाते हैं। अगर हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। और उसमें मोस्टली जो मसल्स इन्वॉल्व रहती हैं उसमें रेस्पिरेटरी मसल्स आपकी इन्वॉल्व रहेंगी। लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन की नेसेसरी पड़ सकती है। फिजियोथेरेपी की इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि बिकॉज जिस पेशेंट को पैरालिसिस की कंडीशन है उसकी मसल्स स्टिफ में जाएंगी, स्टिफनेस में जाएंगी तो उसको वहाँ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा, प्लेस द चाइल्ड ऑन द फर्म द मैटर्स विद सपोर्ट विद फीट चेंज पोजिशन इज फ्रिक्वेंटली। जहाँ पे बच्चा चाइल्ड जो है पेशेंट उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट देंगे, फीट के पोजीशन जो है फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहेंगे। दूसरा, इनकरेज द ओरल इनटेक ऑन फूड एंड फ्लूइड। दूसरा, कैथेटराइजेशन ऑफ डिस्टेंटेड ब्लैडर में भी है नेसेसरी। देन इट विल बी डिस्कस अबाउट द प्रिवेंशन, क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं हम पोलियोमाइलाइटिस के लिए। तो बेस्ट प्रिवेंटिव मेजरमेंट है पोलियोमाइलाइटिस का कि हाइजीन रखें प्रॉपर तरीके से जिससे कि वायरस एंटर ना करे। इनकरेजिंग फूड जो है इनकरेजिंग फूड एंड सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि आप प्रॉपर तरीके से हाइजीन रखें और सैनिटाइजेशन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में, तो सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखें, फूड गुड हैबिट्स का। और बट द पोलियो प्रिवेंशन बिगेंस विद पोलियो वैक्सीनेशन एंड पोलियो की जिस व्यक्ति को पोलियोमाइलाइटिस है या पोलियो की बीमारी है उसको पोलियो वैक्सीन डेवलप हुई है। तो पोलियो वैक्सीन जो डेवलप हुई है उसके 3 सब टाइप्स होते हैं पोलियो वायरस के। तो इट इज़ फॉर इफेक्टिव प्रोड्यूसिंग फॉर प्रोटेक्टिव एंटीबायोटिक्स एंड इंक्लूड द immunity against the polio virus and provides the protection from the paralytic polio. 2 types of the vaccines are available। इसकी वैक्सीन्स पोलियो की अवेलेबल है। 2 टाइप की वैक्सीन्स होती है, एक इनएक्टिवेटेड मतलब किल्ड वैक्सीन होती है पोलियो वैक्सीन की जिसको IPV वैक्सीन बोला जाता है, एंड दूसरी एक लाइव अट्यूनेटेड होती है जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन बोला जाता है। OPV और IPV 2 वैक्सीन्स होती है। दोनों वैक्सीन्स में से पेशेंट को कोई सी भी दे सकते हैं, वो एज अकॉर्डिंग दिया जाता है। गाइडलाइंस क्या होती है पोलियोमाइलाइटिस की इम्यूनाइजेशन के लिए? जो आप IPV या फिर OPV वैक्सीन जो लगती हैं उसको जो रूट दिया जाता है वो ओरली दी जाती हैं, साइट जो है माउथ में दी जाती है, नंबर ऑफ डोज में 3 डोजेस दी जाती हैं। एज एट अ फर्स्ट डोज जो दी जाती है वो 6 वीक आफ्टर द बर्थ, जब बेबी बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न होने के 6 वीक के बाद एक पहली डोज दी जाती है
और मिनिमम इंटरवल्स जो होते हैं बिटवीन द डोजेस के वो 4 वीक तक होते हैं। डोजेस जो होती हैं वो 2 ड्रॉप्स दी जाती है और स्टोरेज टेम्परेचर दोनों -15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको स्टोरेज करके रखा जाता है टेम्परेचर्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।